स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब आप जुड़ चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार से, जो ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम है जिसके जरिए हम आम निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ रहे हैं। और खास तौर पे टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से जो हमारे दर्शक हैं, जिनके ढेर सारे सवाल हम तक आते ही, यही नहीं जो तमाम शहर हैं, बड़े हों छोटे, उन सभी से हम तक सवाल पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत से भी हमारे पास सवाल आते हैं, लेकिन सवाल पूछने का तरीका यहाँ पर थोड़ा अलग है। आपको एक लगातार स्क्रीन पर हम क्यूआर कोड फ्लैश करते रहेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप हमसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। उसके बाद आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ याद रखिए कि जब भी आप अपना सवाल भेजिए तो स्पष्ट भेजिए, नज़रिया ज़रूर बताइए, किस भाव पे लिया है। और शेयर बाजार सबका अधिकार में आप बेसिक सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर शेयर बाजार से जुड़ी हुई कोई ऐसी टर्म है, कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, वो भी आप हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। तो पहली कॉलर को हमारे साथ जोड़ते हैं। वैशाली हैं मुंबई से। वैशाली, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम वृशाली है। अच्छा, वृशाली, माफी चाहूंगा, वृशाली। जी 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 जी, बताएं वृशाली, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ, मेरा सवाल IRFC पे है। मैंने डिफरेंट लेवल्स पे IRFC खरीदे हैं और एवरेज आ रहा है मेरा 175 या 85 ऐसे कुछ। 178 आपने भेजा है? 178 जी जी। और 800 शेयर्स है मेरे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें? अभी बहुत ही नीचे गया हुआ है। वही अभी हमने IRFC पे राय, जी जी, IRFC पे राय दी। आप लंबे समय तक बनी रह सकती हैं स्टॉक में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। मैं तेजस आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया दीजिए। हालांकि हमने IRFC पे अभी पहले भी बात की है, लेकिन जरा बताइए कि एवरेज करके इन्होंने 178 तक का अपनी प्राइस लाई है, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी इनका अगर लंबा अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में कोई अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है 140 के करीबन। तो जब तक ये 140 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, मुझे यहाँ से कोई बड़ा पैनिक नहीं लग रहा है स्टॉक में। बट एट द सेम टाइम स्टॉक में बाइंग मोमेंटम आने के लिए स्टॉक को 165 का लेवल उदाना पड़ेगा, जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक स्टॉक 165 के ऊपर जाएगा नहीं, मुझे कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम या तो कोई ट्रिगर लग नहीं रहा है। तो 140 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा 165 का। अगर 165 का स्तर पार होता है तो इनका जो बाइंग प्राइस है वो आ सकता है। जी बिल्कुल, 165 का लेवल पार हो जाएगा तो आपकी बाइंग प्राइस आ सकती है। IRFC पर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। और एक्चुअली कल खुलेगा Hyundai इंडिया का IPO, तो पूरी डिटेल के साथ वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बताइए क्या है प्राइस बैंड, टोटल इशू साइज और सारी डिटेल्स बताइए। डेफिनेटली, तो मच अवेटेड IPO था, लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था और वन ऑफ द बिगेस्ट IPO ऑफ इंडिया है। और ऑलमोस्ट 2 दशकों बाद किसी ऑटो कंपनी का इंडिया में IPO आ रहा है। देखिए, कल खुलेगा, 17 तारीख को ये बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जो है 1865 से 1960 रुपीज़ का है, यानी कि टोटल इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 27,870 करोड़ है, यानी कि ह्यूज साइज का IPO है और वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट IPO है। हालांकि ये पूरा का पूरा OFS है, क्योंकि यहाँ जो प्रमोटर है Hyundai मोटर, वो इस कंपनी में करीब 14.2 करोड़ शेयर, यानी कि करीब 7.5% के आसपास का हिस्सा जो है वो बेचने वाली है। वैल्यूएशन करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। और इसकी लिस्टिंग डेट अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल टेंटेटिव अगर आप देखेंगे तो करीब 22 अक्टूबर के आसपास निकल के आती है। और Hyundai मोटर्स इंडिया को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 76% ऑफ रेवेन्यूज़ अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो इंडियन ऑपरेशन से आते हैं। बाकी थोड़े बहुत कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। और SUV मार्केट में आपने देखा कि किस तरह इस पूरे कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई है और करीब 63% रेवेन्यूज़ है जो कंपनी की FY24 में इसी SUV सेल्स से आई थी। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे CAGR से कंपनी ग्रो होते हुए नजर आई है। PV मार्केट शेयर में अगर आप देखें तो कंपनी करीब 14.6% के आसपास का ओवरऑल मार्केट शेयर है। मार्जिन्स कंपनी करीब 13% के आसपास कमांड करती है। और अगर इंडस्ट्री लेवल से देखेंगे तो उसके आसपास ही है। रेवेन्यूज़ देखिए, CAGR 14% के आसपास पिछले 3 साल में। एबिटा में अगर आप देखेंगे तो 21% के आसपास के CAGR से कंपनी ने ग्रोथ की है। वैल्यूएशन अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन देखेंगे, यानी कि FY26 की,
तो ये आती है करीब 18.3 टाइम्स के आसपास, क्योंकि हमने 20-25% के आसपास की ग्रोथ को यहाँ मान के चला है। उस हिसाब से देखेंगे तो इंडस्ट्री से थोड़ा ये सस्ता नज़र आता है, क्योंकि मारुति और M&M को अगर आप देखें तो करीब 22 के पी के आसपास ट्रेड करता है और ये करीब 18 साढ़े 18 के पी पे आ रहा है। तो वैल्यूशंस ठीक ठाक लग रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी अच्छी है और एसयूवी मार्केट में तो आपने देखा है किस तरह से कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई है। तो कल से आईपीओ शुरू होने वाला है, आपके पास और एक मौका है आईपीओ में पैसा लगाने का एक दमदार कंपनी के। मोस्ट अवेटेड आईपीओ है ये। शुक्रिया वरुण पूरा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आज शो को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मनदीप सिंह जी शामिल है। मनदीप जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। बताइए किस में आपकी खरीदारी है? हाँ जी, मेरे पास 75 शेयर हैं ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जी। 173 रुपीज के हिसाब से लिए थे जी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बोल रहे हो आप? जी ठीक है। और आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं कैसे? हाँ, लंबे समय के हिसाब से लिया था। ठीक है, 1 साल के हिसाब से। ठीक है। तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 173 से खरीदारी है इनकी, 18% स्टॉक गिर चुका है। हालांकि हमें पास ज़्यादा डेटा नहीं है, रिसेंटली लिस्ट हुआ था, तो टेक्निकली अगर कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा, कहीं पे सपोर्ट, कहीं से अगर रिवर्सल आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर? जैसे कि ये नया लिस्टिंग है तो इसमें ज्यादा चार्ट का डेटा है नहीं, बट स्टॉक अभी थोड़ा नेगेटिव उसमें है क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमें देखा कि ये 130 का एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस मारा था, तो अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में कोई खराबी है नहीं, वो होल्ड कर सकते हैं अगर इनका 1 साल का नजरिया रहेगा तो। साल के नज़रिए के लिहाज से आपको होल्ड करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। व्हाट्सएप के ज़रिए मुंबई से नवीन भाई का सवाल है। और राजेश, बजाज ऑटो इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है 3867 पर और एक्शन कंस्ट्रक्शन ये कह रहे हैं इनकी 83 की ख़रीद है। दोनों में हमें इनका नज़रिया नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल बाइंग प्राइस के लिहाज से बताइएगा कि और कितना आप इनको रुकने की सलाह देंगे दोनों ही स्टॉक्स में। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बजाज ऑटो में बाइंग की है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव ही है, हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस स्टॉक जो है 13,000 के आसपास जा सकता है, तो बने रहिए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर कुछ रखना होगा तो वो 10,500 का रहेगा, क्योंकि स्टॉक कभी भी डिप आता है तो 89 ये पे सपोर्ट लेता है, तो 10,500 जो है उसका एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो वो स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए, 13,000 ऊपर में टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है इनका एस कंस्ट्रक्शन, जो अभी 1340 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कोई मेजर मूवमेंट नहीं है स्टॉक में और 200 डीएमए पे अभी फिलहाल बेस बन रहा है। मैं सलाह दूंगा कि अभी फिलहाल होल्ड रखिए। बाउंस बैक में 1480 1500 एक रेजिस्टेंस है, वहां पे चाहिए तो एक बार लाइट कर सकते हैं। जो फ्रेश मोमेंटम है वो 1500 के ऊपर ही रहेगा, तो 1480 1500 के आसपास थोड़ा सा रिविजिट कीजिए स्टॉक को कि कैसे वॉल्यूम स्ट्रक्चर बन रहे हो वहां पे। तो ये है राय आपके दोनों ही स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रंजीत हैं कोलकाता से, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। राय जानना चाहते हैं एनबीसीसी पे, अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 86 यानी 86 की इनकी बाइंग है और इस स्टॉक में जो प्रेशर है उसको भी कहीं ना कहीं इस लेवल की बाइंग ने पूरी तरह से पीछे छोड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ। अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक फ्लैट कारोबार ही दिखा है एनबीसीसी में। पिछले 1 महीने से भी हम देख रहे हैं कि 4% ये स्टॉक गिरा हुआ है, हालांकि पिछले 6 महीने में इसने लगभग 34% का रिटर्न दिया है। बताएं तेजस, एनबीसीसी चूंकि इनकी बाइंग थोड़ी सेफ है, 86 रुपए की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक अभी प्रेशर में है। स्टॉक अपनी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। 120 और 121 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये सरपास नहीं होता है मुझे स्टॉक में कोई बाइंग मोमेंटम दिख नहीं रहा है।
और नीचे में अगर लॉन्ग टर्म का सपोर्ट देखेंगे तो 100 के करीबन अच्छा खासा सपोर्ट है। सो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 100 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। 120 121 का अगर स्तर पार होता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में हम 132 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 100। तो ये है राय एनबीसीसी पर बने रहने की फिलहाल आपको सलाह। जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो थोड़ा सा अभी दबाव है, लेकिन फिर भी यहां पर बने रहने की आपको सलाह। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पे हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, साथ ही साथ कोई भी टर्म रिलेटेड डाउट हो वो भी हम यहां पे आपके सॉल्व करने देखते हैं। तो चलिए, यूट्यूब पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं तो वहां से सवाल ले लेते हैं। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। GSPL पर खरीदारी है, नीरज उपाध्याय का ये सवाल है। GSPL पर इनकी खरीदारी है 333 के भाव से। अब अगर वहां से देखें तो स्टॉक करीबन 20-22% ऊपर आ चुका है, लेकिन सितंबर हाई से देखें तो वहां से भी करेक्शन हुआ है कुछ 13-14% का, लेकिन अभी भी ये अच्छे गेन्स पर बैठे हैं। यहाँ पर क्या राय बनती है? साथ ही साथ यहाँ पर क्या थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है वापस ऊपर जाने का? क्योंकि अब जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, हम देख रहे हैं 19-20 सितंबर को इसके आसपास से एक रिवर्सल भी आया था, तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? देखिए, हायर लेवल से काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है एंड आज अगर देखें तो एक ब्रेकडाउन भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्ट करो यहाँ से जो है स्टॉक एक फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। एंड इनफैक्ट अगर ये डिप फर्दर 375 के आसपास जाती है तो वहाँ पे वापस री एंटर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म मोमेंटम नेगेटिव है, तो यहाँ पे एग्जिट कीजिए और 375 के आसपास री एंटर कीजिए। 375 के आसपास री एंटर करने की सलाह दी जा रही है। ऑलराइट, लेकिन इस बीच कुछ अहम खबरें। आज रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आखिर कैसे रह सकते हैं, पूरा विश्लेषण लेकर सौमित सरकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, आपका विश्लेषण क्या कहता है नतीजों को लेकर? रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स रिलीज करने वाला है और अगर आप देखेंगे ओवरऑल नंबर्स जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो थोड़े बहुत म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, एबिटा में करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा मार्जिन 16.9% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 4% हायर हो सकती है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब नंबर्स म्यूटेड इसलिए है क्योंकि जो टेलीकॉम नंबर्स है उसके नंबर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, बट उसके सामने अगर आप देखेंगे तो O2C और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो है वहाँ के नंबर्स काफ़ी म्यूटेड या वीक आएंगे और इसी कारण ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी म्यूटेड होंगे। अब O2C सेगमेंट की अगर एबिटा की हम बात करें तो वो 5% लोअर होंगे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, करीब 12,500 के आसपास ये नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये बिजनेस वीक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो सिंगापुर क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन था वो भी फ्लैट था और उसके साथ अगर आप पेट्रोकेमिकल मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ग्रोथ देखने नहीं मिला और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट जो है वो वीक आ सकता है। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एबिटा नंबर है वो 1% लोअर आने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर करीब 5,150 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है। अब ये नंबर में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि हल्की सी प्रोडक्शन डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशन है KG D6 में और उसी के साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी बढ़ रही है और इसी कारण हम अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की एबिटा भी लोअर आ सकती है। अब रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है बट एबिटा ग्रोथ सिर्फ 4% की है, तो रिटेल बिजनेस में भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्री से सेकंड क्वार्टर में। बट जो ग्रोथ हमें रिटेल बिजनेस में दिखेगी वो पूरे स्टोर एडिशन, न्यू ब्रांड्स जो कंपनी ऐड कर रही है और फुटफॉल बढ़ने के कारण देखने मिल सकती है। अब रिलायंस जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू करीब 7% हायर हो सकता है, एबिटा 8% से ग्रो कर सकती है। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 53.2% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 14% आने की एक्सपेक्टेशंस है। आरपू जो कि सबसे की नंबर है टेलीकॉम कंपनी के लिए वो 6% से बढ़कर 193 पे आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट सब्सक्राइबर बेस अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब जो पूरा ग्रोथ
हमें टेलीकॉम बिजनेस में दिख रहा है वो टैरिफ हाइक की वजह से दिख रहा है। आरपू ग्रोथ सबसे हाईएस्ट होगी पिछले 10 क्वार्टर में, बट ये टैरिफ हाइक लेने के कारण अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशंस है, और ये पहली बार होगा पिछले 10 क्वार्टर में जहाँ पे रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर बेस में हमें डिक्लाइन देखने मिल सकता है, और ये प्योरली टैरिफ हाइक लेने के कारण जो कस्टमर चर्न होता है उसके वजह से हो रहा है। पहले भी जब कंपनीज ने टैरिफ हाइक लिया था हमें ये देखने मिला था, बट याद रखिएगा ये जो टैरिफ हाइक हुआ है उसका पूरा बेनिफिट सेकंड क्वार्टर में नहीं रियलाइज हो रहा है, आगे चल के भी 2 क्वार्टर्स में इसके बेनिफिट रियलाइज होंगे, क्योंकि रिलायंस जियो के जो कस्टमर्स है वो लॉन्गर वैलिडिटी प्लान्स में है, तो कुल मिला के 3 क्वार्टर लग जाते हैं पूरे टैरिफ हाइक बेनिफिट को फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए। उसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर पे, क्या कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के आउटलुक को लेकर, न्यू एनर्जी बिजनेस का रोड मैप क्या है, क्या टाइमलाइंस है, कब प्लांट्स प्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसी के साथ कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा है टैरिफ हाइक होने के बाद, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ जियो फाइबर की ग्रोथ और कंपनी के आगे की कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जानना भी ज़रूरी होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। शुक्रिया सौमित तमाम जानकारी के लिए, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, फिर भी राजेश के पास में जाना चाहूँगी। राजेश, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप नंबर्स और विश्लेषण के साथ जो कि सौमित ने यहाँ प्रेजेंट किए? देखिए की सपोर्ट पे है, मेक और ब्रेक लेवल पे है रिलायंस। अगर इसका वीकली मूविंग एवरेज देखे तो 89 EMA, और लास्ट टाइम जहाँ से स्टॉक बाउंस किया था तो 2700 के लेवल्स है, तो स्टॉक जो है क्रूशल सपोर्ट पे है। यहाँ पे अगर स्टॉक होल्ड करता है तो एक काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पे एक फर्दर कंसोलिडेशन स्टॉक प्राइजेस में देखने को मिल सकता है। तो 2700 के आसपास एक की लेवल्स है रिजल्ट के पहले। बिल्कुल, तो चलिए समय की सीमा होने के कारण हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन जाने से पहले राजेश जी एक डिस्क्लेमर बता दीजिए। देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज हमने डिस्कशन किया, मेरा तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकता है। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। फिलहाल मुझे, कविता और प्रशांत को दीजिए इजाज़त, लेकिन ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए मुनाफे की मंडी विश्व मोहन के साथ।